जय हिंद। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एग्रीकल्चर प्री एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो स्पेशल सेशन का ये पार्ट 17 है। अभी तक 16 पार्ट हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने उन पार्ट्स को नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। अगर वीडियोस की संख्या आपको ज़्यादा लग रही है या वीडियो आपको लंबी लग रही है तो 2x में करके आप ज़रूर देखें। मेरा ये सजेशन है, आप वीडियोस को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगी, तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ अन्य पॉइंट्स का भी हम डिस्कशन करते हैं और वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में चर्चा करते हैं। तो वीडियो की लिंक जल्दी से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़िए। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डीमेरिट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा जूम खेती या जूम कृषि का प्राथमिक अवगुण है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है आपकी परीक्षा के लिए और जूम खेती से हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि सबसे प्रमुख जो प्राइमरी डीमेरिट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का वो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सॉइल इरोजन। ठीक है, ये मेनली प्राइमरी डीमेरिट है। अब जानते हैं कि जो हमारा जूम कल्टीवेशन होता है इसको हम क्या क्या बोलते हैं। इसको हम झूम खेती बोलते हैं पहला तो। ठीक है, दूसरा इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोल दिया। फिर इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न खेती भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको फिर हम लैंड रोटेशन भी हम इसको कहते हैं। कई सारे इसके नाम होते हैं और अलग अलग स्टेट में भी इसका अलग अलग नाम लोकल लेवल पे भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं और जो मेनली ट्राइबल एरियाज़ की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी पहाड़ी इलाका होता है उसमें जो जंगल वाला इलाका होता है तो क्या करते हैं, ये जो लोग होते हैं उस जंगल को काट के वहाँ पर फिर ये अपना घर बना लेते हैं और वहाँ पे ये खेती को करते हैं। ठीक है, और एक ही फसल को बार बार यहाँ पे ये ग्रो करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, सोइल की फर्टिलिटी भी कम होती है, उर्वरता भी कम होती चली जाती है। दूसरी बात क्या होता है, कई साल तक ये वहाँ पे रहते हैं और बार बार एक ही फसल को ये ग्रो करते हैं। धीरे धीरे उसकी जो उर्वरता होती है मिट्टी की वो कम हो जाती है, तो फिर ये उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, कोई भी एक जंगल वाले इलाके में या पहाड़ी इलाके में। फिर वहाँ पे जो जंगल होता है उसको काट के फिर वहाँ पे ये खेती करते हैं। मतलब कि सेम प्रोसेस ये हर एक जगह को ये अपनाते हैं, हर एक जगह में ये सेम प्रोसेस को अपनाते हैं। इसलिए इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग खेती भी कहते हैं, या हिंदी में इसकी हम बात करें तो झूम खेती भी हम इसको बोलते हैं, या फिर स्लैश एंड बर्न मेथड भी हम इसको बोलते हैं, या कल्टीवेशन भी हम इसको कहते हैं। तो इसका जो मेन प्राइमरी डीमेरिट होता है, इसमें सोइल का इरोजन काफ़ी ज़्यादा होता है, मिट्टी का क्षरण काफ़ी ज़्यादा होता है। ये इसका मेन जो है डीमेरिट है। ठीक है, इसके साथ जो सोइल न्यूट्रिएंट्स है, क्लाइमेट चेंज है, सोइल स्ट्रक्चर लॉस है, ये सब चीज़ भी होती हैं। लेकिन जो प्राइमरी डीमेरिट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सोइल इरोजन। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे और परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है, द फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी एट पीएफ, यानी कि मिट्टी की क्षेत्र क्षमता को आमतौर पर पीएफ पर माना जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है और कई सारी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है इस टाइप के टॉपिक से क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट तो ये होगा आपका कि जो पीएफ होता है, ये पीएफ वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट था वो शॉफील्ड ने दिया था। ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉफील्ड ने दिया था 1935 में, अगर ईयर का भी पूछ ले तो। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि पीएफ वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था शॉफील्ड ने, और पीएच वैल्यू का तो आप सब लोगों को पता ही होगा, सोरेनसन ने दिया था 1919 में, 1909 में, 1909 में। और जो पीएफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट था वो दिया था शॉफील्ड ने, ये 1935 में दिया गया था। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स को हम जान लेते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। जैसे कि जो मेनली तो ये क्या होता है, मॉइस्चर के बारे में बताता है। ठीक है, सॉइल की कंडीशन को अलग अलग भागों में हम जैसे बांटें। सेचुरेशन, अगर सॉइल सेचुरेटेड सॉइल होती है यानी कि संतृप्त मिट्टी होती है तो उसकी जो पीएफ वैल्यू होती है वो होती है 0।
ये भी परीक्षा में पूछता है। फिर फील्ड कैपेसिटी का पूछता है, इस क्वेश्चन में फील्ड कैपेसिटी के बारे में ही पूछा गया है, जिसको हम क्षेत्र क्षमता कहते हैं। उसकी जो पीएफ वैल्यू होती है वो होती है लगभग 2.5, 2.5 के आसपास। ठीक है। फिर पीडब्ल्यूपी का बहुत पूछता है एग्जाम में, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। ठीक है, ये इसकी होती है 4.18 के आसपास। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट का पूछता है तो लगभग 4.5 होती है। ठीक है, और ओवन ड्राई सॉइल का अगर पूछता है तो वो बराबर 7 होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये टॉपिक जो है आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जानते हैं इसका क्या है सही आंसर। तो सब लोग समझ ही गए होंगे। फील्ड कैपेसिटी की बात कर रहा है, पीएफ वैल्यू पूछ रहा है, तो 2.5 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे बात हो रही है गाजर और मूली की स्पेसिंग की, ये बात कर रहा है। फॉर टेबल पर्पस रेडिश एंड कैरेट प्रोड्यूसिंग द रिकमेंडेड स्पेसिंग इज, यानी कि टेबल उद्देश्य के लिए मूली और गाजर के फसल अंतरण की सलाह दी जाती है। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो गाजर मूली है ना, उसका यहाँ पे ये फसल अंतरण यानी कि स्पेसिंग के बारे में ये पूछ रहा है। तो जानते हैं क्या है उसका सही आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है 45 गुणा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुछ पॉइंट्स को अगर हम जान लें परीक्षा के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभार एग्जाम में। तो जैसे अगर हम रेडिश की बात करें, रेडिश की मूली की अगर हम बात करें, तो रेफेनस सटाइवस इसका बॉटेनिकल नेम होता है। ठीक है, और इसके जो सीड रेट की अगर हम बात करें, जिसको हम बीज दर बोलते हैं, तो ये होता है आपका 5.5 से 11-12 kg के आसपास, 11 kg मान लीजिए प्रति हेक्टेयर, यानी कि 5.5 से 11 kg पर हेक्टेयर इसकी जो होती है सीड रेट होती है। ठीक है, और वैरायटी की अगर बात करें, एक वैरायटी बार बार मैं पिछली वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ कई सारे पार्ट में, जैसे कि वो एक पूछे आपसे, अगर राउंड चेरी बेले, राउंड चेरी बेले, ठीक है, तो ये जो होती है रेड कलर की वैरायटी होती है, रेडिश की, मतलब कि लाल रंग की वैरायटी होती है मूली की, जिसका नाम है राउंड चेरी बेले। तो ये आप याद रख सकते हैं, कई बार अगर एग्जाम में आगे कहीं आगे पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर हम कैरेट की बात करें तो गाजर जिसको कहते हैं हम, गाजर की अगर हम बात करें तो इसकी जो बीज दर होती है वो होती है 5 से 6 kg। पूछता है परीक्षा में, याद रखना है आपको। ठीक है, फिर एक समस्या होती है जिसको हम बोलते हैं फॉर्किंग। वो पूछता है कि फॉर्किंग किसकी समस्या है या किसकी प्रॉब्लम होती है, किस में प्रॉब्लम होती है फॉर्किंग, तो ये भी आपकी कैरेट में होती है। ठीक है, कुछ वेराइटीज जैसे पूछता है पूसा केसर, तो आपको पता ही होगा, पूसा मेघाली। ठीक है, ऊटी बन, ये भी काफ़ी अच्छी वेराइटी बन सकती है एग्जाम के लिए। ऊटी बन किसकी वेराइटी है, तो ये भी आपकी गाजर की वेराइटी है। ठीक है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 45 गुणा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग इज फॉलोड इन डल लेक ऑफ कश्मीर वैली, यानी कि कश्मीर घाटी की डल झील में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्जियों की बागवानी को उगाया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्लोटिंग गार्डन। ठीक है, सब लोग ही जानते होंगे कि जो डल झील है उसके ऊपर भी हम बागवानी करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो खेती होती है तो उसको हम फ्लोटिंग गार्डन भी कहते हैं। ठीक है, तैरती हुई गार्डन भी हम इसको कह सकते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन, यानी कि निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन नहीं होता है। ठीक है, तो सभी लोग जानते होंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा MOP, यानी म्यूरेट ऑफ पोटास में नाइट्रोजन नहीं होता है। बाकी यूरिया, DAP, अमोनियम सल्फेट, इनमें नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध होती है उर्वरकों में। ठीक है, आगे हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, प्राइस थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ, यानी कि मूल्य सिद्धांत की एक शाखा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कई सारी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, इसलिए आपकी परीक्षा के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स।
ठीक है, तो आप ऐसे करके याद रखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, या फिर प्राइस थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है, कटिंग ऑफ पोटेड क्राइजेंथेमम आर प्लांटेड एट एन एंगल टू, यानी लगे हुए क्राइजेंथेमम की कटाई को प्रोत्साहित करने के लिए एक कोण पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न में टोटल बात हो रही है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंक्रीज्ड ब्रांचिंग। ठीक है, उनकी जो ब्रांचिंग है उनको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए एक एंगल पर उसको लगाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। सिंपल क्वेश्चन है, पूछता है परीक्षाओं में, हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ व्हीट एंड बार्ले सीड इज यूजफुल फॉर कंट्रोल ऑफ, यानी गेहूं और जौ के बीज को गर्म पानी उपचार के नियंत्रण के लिए उपयोगी है। मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं गेहूं और जौ में, वो कौन सी समस्या को कंट्रोल करने के लिए या बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं। तो जानेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लूजिस्मट। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन और आता है, जो होती ये है, ये लूज स्मट जो होती है ये इंटरनली सीड बॉर्न होती है। ठीक है, वो ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है कि लूज स्मट जो होता है गेहूं का, वो इंटरनली सीड बॉर्न होता है, एक्सटर्नली सीड बॉर्न होता है, या दोनों टाइप का होता है। ठीक है, तो आंसर होता है ये इंटरनली सीड बॉर्न होता है। और जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम करते हैं गेहूं और बार्ले में, वो लूज स्मट को कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है, 54-55 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसको आधे घंटे के लिए उसको हम गर्म करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पूछे कि वो सोलर हीट ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो लूथरा और सटार ने दिया था। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। रेफिनोज इज, यानी रेफिनोज एक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ट्राइसेकेराइड। ठीक है, याद रखिएगा, ट्राइसेकेराइड होता है रेफिनोज। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। लीफ रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय फंगस, यानी कि गेहूं का लीफ रस्ट कवक के कारण होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई सारी परीक्षाओं में इसको पूछा भी जाता है। जानते हैं क्या इसका एक सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पक्सीनिया। लीफ रस्ट जो होता है इसको हम ब्राउन रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, लीफ रस्ट को हम ब्राउन रस्ट भी कहते हैं, क्योंकि तीन टाइप की रस्ट होती है मेनली गेहूं में, यानी व्हीट में। एक होता है आपका ब्राउन रस्ट, ठीक है, जिसको हम लीफ रस्ट भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका येलो रस्ट, इसको हम स्ट्रिप रस्ट भी कहते हैं। और तीसरा होता है ब्लैक रस्ट, जिसको हम स्टेम रस्ट भी कहते हैं। तो इनका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, या जिसके कारण ये समस्या होती है, ये बीमारी होती है, वो पक्सीनिया से तो होती है, लेकिन जैसे अगर लीफ रस्ट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा पक्सीनिया रिकॉन्डिटा ट्रीटिसाई। ठीक है, और जो येलो रस्ट होती है वो होती है पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस से। तो ये कॉजल ऑर्गेनिज्म को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें कई बार कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी होती है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ऐसे पूछ ले कि वो किलर डिसीज ऑफ व्हीट किसको कहते हैं, तो जो ब्लैक रस्ट होती है, या जिसको हम स्टेम रस्ट भी कहते हैं, इसको किलर डिसीज ऑफ व्हीट भी कहा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इनको आपको अच्छे से क्लियर करके रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें। फॉग इज कोलिडल सॉल्यूशन ऑफ, यानी कोहरा एक कोलिडल विलयन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें। गोबर गैस इज नॉट यूज्ड इन, यानी गोबर गैस का उपयोग में नहीं होता। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स के द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है गोबर गैस इज नॉट यूज्ड इन, तो स्टूडेंट गलती से नोट को भूल जाएगा और पढ़ेगा गोबर गैस इज यूज्ड इन। ठीक है, तो टू लाइटन हाउस मतलब घरों का प्रकाश जलाने के लिए। ठीक है, टू एज अ फ्यूल फॉर
कुकिंग फूड, मतलब कि घर में भोजन बनाने के लिए हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, हाँ, बोथ ऑफ दी अबव। तो ये नोट को अगर वो गलती से नहीं पढ़ पाया है, क्योंकि एग्जाम के अंदर की ऐसी कंडीशन होती है कि बच्चा इतना प्रेशर में रहता है, स्टूडेंट इतना प्रेशर में रहता है कि सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत पढ़ के गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर नोट नहीं पढ़ेंगे तो आंसर कर देंगे बोथ ऑफ दी अबव। और उस टाइम ऐसा मेंटल स्टेटस होता है स्टूडेंट का कि उसको लगता है कि उसके द्वारा जो आंसर टिक किया जा रहा है वो 100% सही है। अगर यहाँ पे एक गलती आपने कर दी, आपने नोट को ना पढ़ा, तो गोबर इज यूज्ड इन, मतलब जो गोबर गैस होती है उसका हम उपयोग करते हैं, तो दोनों में करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं करते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो कि सभी से होती हैं, तो इनको आपको क्लियर करते चलना है, आपको एक्टिव होकर चलना है। और ये जो क्विज़ हो रहे हैं, क्विज़ आप इसको मान सकते हैं, जो सीरीज़ चल रही है यूपीपीएससी आपका एग्रीकल्चर के लिए, डीएचओ के लिए और अलग अलग पोस्ट के लिए, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जो टॉप 20 क्वेश्चंस हम लेके आते हैं ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं आपकी परीक्षा के लिए। और आपकी जो परीक्षा है उसी के लेवल को ध्यान में रख के सारे टॉपिकों को हम कवर करते हैं इन टॉप 20 क्वेश्चंस में। तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने का, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। और जो स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो से जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बोल दूं कि अगर आपको लगता है कि पुरानी वीडियोस काफ़ी हो गई हैं, 15-16 उनको मैं नहीं देख पाऊंगा, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सिंपली वीडियो को ओपन करें चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और उसको चाहे 2x पे, मतलब 2x की स्पीड करके उसको देखें, लेकिन आप वीडियोस को ज़रूर देखें। क्यों? इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। ठीक है, एग्री मंत्रा परिवार हमेशा से ही बच्चों की, स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर रहता है। तो जानते हैं अब इसका क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। गोबर गैस से हम यूरिया का सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। इज द फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ किसान सभा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ पे बात हो रही है कृषक यानी किसान आंदोलन के जनक और किसान सभा के संस्थापक भी हैं, उनका यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है फाउंडर ऑफ किसान सभा भी के हैं, मतलब इनको किसान सभा के जनक या संस्थापक भी हम इनको कहते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नाम याद रखिएगा, परीक्षा में इसको पूछा गया था, आपकी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। बाईयूरेट टेस्ट इज नॉट गिवन बाई, यानी कि बाईयूरेट परीक्षण नहीं देता। कौन सा जो ऑप्शन है जो बाईयूरेट परीक्षण को नहीं देता? तो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। बार्ले क्रॉप रिक्वायर अराउंड ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड एंड अराउंड एट मैच्योरिटी, मतलब कि यहाँ पे सिंपल ये पूछ रहा है कि जौ की फसल के लिए यानी वृद्धि एवं विकास हेतु जो तापमान की आवश्यकता होगी, पहले तो वो पूछ रहा है कि जो जौ की फसल है उसके लिए, मतलब जो ग्रोइंग पीरियड होगा उसका जो वृद्धि काल है उसके लिए कितना तापमान चाहिए, एक। दूसरा, जब वो मैच्योर होगी, जब वो परिपक्व होगी, तब उसको कितना तापमान उसको चाहिए। दोनों टेम्परेचर यहाँ पे पूछ रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है और ये भी एक परीक्षा में पूछा गया है। और जानते हैं क्या है इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 12 से 15 डिग्री टेम्परेचर उसको चाहिए ग्रोइंग पीरियड के टाइम पे, और 30 डिग्री टेम्परेचर उसको चाहिए मैच्योरिटी यानी परिपक्वता के टाइम पे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। हु अमंग द फॉलोइंग स्टडीड हेट्रोसिस इन ब्रिंजल, यानी कि निम्नलिखित में से किसने बैगन की हेट्रोसिस का अध्ययन किया? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा BS तोमर, H सिंह एंड TS खैदर, N बासु वराजा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। इन सभी ने बैगन की जो हेट्रोसिस है उसका स्टडी यानी अध्ययन उन्होंने किया है, इन सभी ने। ठीक है, फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। द मेन कॉज ऑफ लीफ मोटल डिसीज इन सिट्रस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, यानी नींबू में लीफ मोटल बीमारी मुख्यतः की कमी से होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जिंक। याद रखिएगा, जिंक की कमी से नींबू में लीफ मोटल डिसीज भी होती है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे DPAP प्रोग्राम की बात हो रही है। द ड्रॉट प्रॉन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ फर्स्ट लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ईयर, यानी सूखा प्रभावित एरिया विकास कार्यक्रम, यानी कि सूखा प्रभावित जो क्षेत्र हैं विकास कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा पहली बार किस साल में शुरू किया गया। तो ये कई सारे एग्जामों में इसको पूछा गया है, शॉर्ट में पूछता है DPAP, और इसका जो पूरा नाम है आपकी स्क्रीन पे है, ड्रॉट प्रॉन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 1970-71 के आसपास आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द विटामिन हुज डिफिशियंसी इन आवर ब्लड डिक्रीज रिप्रोडक्टिव पावर, मतलब कि उस विटामिन को पहचानिए जिसकी रक्त में कमी से प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। मतलब कि अगर उस विटामिन की कमी हमारे शरीर में होती है तो हमारी जो प्रजनन शक्ति होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन E। फिर आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, व्हाई बैगिंग इज डन, तो बैगिंग क्यों किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टू प्रिवेंट कंटामिनेशन फ्रॉम फॉरेन पोलन, मतलब कि उसको रोकने के लिए, जो बाहरी पोलन है उनको रोकने के लिए, उनको कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम बैगिंग करते हैं। जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। फिर हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इससे पहले हम बात करते हैं, पिछली वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर आपको कमेंट में देना था। क्वेश्चन था IGKB कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो IGKB का पूरा नाम हम बता चुके थे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ये एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है, और इसका जो सही आंसर होगा फिर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड विथ या बाय। ठीक है, यंत्र का उपयोग सूर्य का तापमान ज्ञात करने में किया जाता है। उस यंत्र का आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। ठीक है, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।